नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण टॉपिक काव्य लक्षण पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेंगे काव्य लक्षण की परिभाषा, फिर काव्य लक्षण की प्रमुख विशेषताएं, संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण, वैसे ही पाश्चात्य काव्य शास्त्र में दिए गए काव्य लक्षण और अंत में आधुनिक हिंदी साहित्य में दिए गए काव्य लक्षण। साथ ही अगर आप हिंदी साहित्य प्रेमी हैं या हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल में हम हिंदी साहित्य से रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहते हैं। तो चलिए आज का वीडियो को देख लेते हैं। तो पहले काव्य लक्षण या काव्य लक्षण की परिभाषा को समझ लेते हैं। काव्य उस विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की रचना है जो रमणीय शैली में अपने भावों को प्रकट करता है और अपनी रचना से सहृदय पाठकों को लोकोत्तर आनंद प्रदान करता है। अर्थात काव्य लक्षण का अर्थ हो गया कि काव्य का परिभाषा है ना, कि काव्य किसे कहते हैं, इसे ही काव्य लक्षण कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि काव्य उस विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की रचना है। अर्थात काव्य की रचना हर व्यक्ति नहीं कर सकते, है ना। तो प्रतिभा संपन्न व्यक्ति की रचना है जो रमणीय शैली में, अर्थात ऐसी शैली में लिखे जो पाठकों को अच्छा लगे, है ना, अपने भावों को प्रकट करता है और अपनी रचना से सहृदय, तो सहृदय भी पाठक को ही कहा जाता है, तो उसे लोकोत्तर आनंद प्रदान करता है। लोकोत्तर अर्थात इहलौकिक के साथ साथ परलौकिक आनंद भी प्रदान करता है। अर्थात काव्य लक्षण से तात्पर्य है काव्य की विशिष्टताएं, उसका स्वरूप विवेचन और उसकी परिभाषा, ये सब मिला के काव्य लक्षण कहा जा सकता है। विश्व में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का आरंभ काव्य के रूप में हुआ। आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य की कई विधाएं हैं, है ना। तो उसमें से जो काव्य है या फिर आप बोल सकते हैं कि पद्य रूप में जो लिखी जाने वाली विधा है, यही सबसे प्राचीन है। आदि कवि वाल्मीकि, होमर आदि की वाणी कविता के रूप में ही प्रस्फुटित हुई। आप जानते हैं जो आदि कवि वाल्मीकि, जिनका रचा गया रामायण ना, तो पूरा का पूरा काव्य रूप में ही लिखा गया है, अर्थात छंदमयी रूप में ही लिखा गया है, कविता के रूप में ही लिखा गया है। अब देख लेते हैं कि काव्य लक्षण में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला जो है कि उसमें अतिव्याप्ति दोष नहीं होना चाहिए। अतिव्याप्ति अर्थात उस विषय को अनावश्यक विस्तार नहीं देना चाहिए, अर्थात टू द पॉइंट लिखना चाहिए। ठीक है, वैसे ही अगला पॉइंट देखते हैं कि उसमें अव्याप्ति दोष भी नहीं होना चाहिए। अव्याप्ति दोष अर्थात सारी विशेषताएं जरूर बतानी चाहिए, कोई भी विशेषता छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, साथ ही वो सारगर्भित हो, संक्षिप्त हो, सूत्रबद्ध हो तथा अर्थवान हो। ठीक है, तो ये मुख्य गुण है, एक काव्य की विशेषता में ये जरूर होनी चाहिए। वैसे ही उसमें कोई पारिभाषिक शब्द नहीं होना चाहिए जिसे समझने में कठिनाई हो, है ना। पारिभाषिक शब्द को उस विषय के जो विशेषज्ञ हैं वही सही से समझ पाते हैं, सामान्य जन नहीं समझ पाते हैं। अर्थात भाषा उस प्रकार होना चाहिए जिसमें ज़्यादा पारिभाषिक शब्द नहीं हो, ताकि सभी लोग अच्छे से समझ सके। वैसे ही लक्षण तार्किक, स्पष्ट और सहज बोधगम्य होना चाहिए, ताकि सभी लोग अच्छे से साहित्य का आस्वादन कर सके। अब हम लोग देख लेते हैं संस्कृत आचार्यों द्वारा दिए गए काव्य लक्षण। आप जानते हैं कि भारतीय साहित्य का अगर बात करें तो भारत में जो सबसे प्राचीनतम साहित्य है वो संस्कृत साहित्य है। तो संस्कृत आचार्यों ने काव्य के बारे में क्या कहा, तो सबसे पहले
भरत मुनि, है ना, जिसे हम लोग रस संप्रदाय के संस्थापक भी कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में, ठीक है, नाटक की विशेषताओं के बारे में बताया। क्यों? नाट्य शास्त्र नाटक ग्रंथ था, तो नाटक के विशेषताओं को उन्होंने लिखा, लेकिन ये नाटक की विशेषताएं अधिकतर काव्य की विशेषता के रूप में भी सटीक बैठता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कि इन्होंने क्या कहा। भारत के आदि आचार्य भरत मुनि ने नाटक पर आधारित काव्य लक्षण प्रस्तुत किए। इसमें उन्होंने मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता तथा रस प्रवाहित करने की क्षमता रखने वाले पदों को काव्य कहा है ना। तो ये भरत मुनि के अनुसार कि काव्य का ये लक्षण होना चाहिए, है ना, कि ललित पदावली हो, उसमें गूढ़ शब्द नहीं हो, अर्थात थोड़ा सा सरल शब्द हो ना, सर्व सुगम हो, सबके लिए सुगम हो, उसमें कोई युक्तिमत्ता हो, अपना तर्क हो, साथ ही रस प्रवाहित करने की क्षमता हो। तो ऐसे पदों को इन्होंने कहा कि ये काव्य का लक्षण है। ठीक है, अब अगला आचार्य जो है, तो आचार्य भामह, जो अलंकार संप्रदाय के संस्थापक है, और उन्होंने अपने पुस्तक काव्य अलंकार में काव्य लक्षण के बारे में बताया है। उनके अनुसार शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, एकदम सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि शब्द और अर्थ से सहित या युक्त शब्द ही या पद ही वाक्य है। ठीक है, आचार्य दंडी के अनुसार, जो कि अलंकारवादी आचार्य थे और जिन्होंने अपने पुस्तक काव्य दर्श में काव्य लक्षण के बारे में क्या बताया, इसको देख लेते हैं। तो उनके अनुसार शरीर तावत इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली, अर्थात अभिलषित अर्थ को प्राप्त करने वाला पदावली ही काव्य है। ठीक है, तो इनके अनुसार अभिलषित अर्थ को प्राप्त करने वाला पदावली काव्य है। अब देख लेते हैं आचार्य वामन का क्या मत है। ठीक है, तो आचार्य वामन रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं और इनका जो पुस्तक है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, इसी में उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में बताया है। तो उनके अनुसार काव्य शब्दोऽयं गुणालंकार संस्कृतयो शब्दार्थ योर वर्तते। ठीक है, तो ये हो गया उनका सूत्र। ठीक है, इन्होंने ये बताया काव्य लक्षण के बारे में। इसका अर्थ देख लेते हैं कि काव्य उस शब्दार्थ को कहते हैं जो दोष रहित हो तथा जिसमें गुण नित्य रूप से और अलंकार अनित्य रूप से विद्यमान हो और इसकी आत्मा हो रीति। ठीक है, ये उन्होंने कहा। अगर आनंद वर्धन का बात करें, तो जो कि ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक थे, तो उनके अनुसार काव्य उस शब्दार्थ रूप शरीर को कहते हैं जिसकी आत्मा ध्वनि अर्थात व्यंग्यार्थ है। अगले आचार्य कुंतक हैं, जो कि वक्रोक्ति संप्रदाय के संस्थापक हैं और जिनके पुस्तक का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। इसी पुस्तक में उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में लिखा। उनके अनुसार वक्र व्यापार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं। ठीक है, अर्थात वक्र व्यापार से युक्त शब्द और अर्थ काव्य कहलाते हैं, जो कवि के वक्रोक्ति युक्त कथन विशेष में रचे गए हो तथा सहृदयों को आनंदित करने वाला हो, अर्थात पाठक को आनंदित करने वाला हो। ठीक है, मम्मट के अनुसार, जिन्होंने काव्य प्रकाश नामक पुस्तक में काव्य लक्षण के बारे में कहा है, तो उनके अनुसार दोष रहित और गुण तथा अलंकार सहित शब्दार्थ का नाम काव्य है। आचार्य विश्वनाथ, ठीक है, जो कि एक रसवादी आचार्य थे और अपने पुस्तक साहित्य दर्पण में उन्होंने काव्य लक्षण के बारे में कहा है कि वाक्य रसात्मकम काव्यम, अर्थात ऐसा वाक्य जिसकी आत्मा रस है काव्य कहलाती है। पंडित जगन्नाथ, ठीक है, तो पंडित जगन्नाथ ये भी एक रसवादी आचार्य थे जिन्होंने अपनी पुस्तक रस गंगाधर में
काव्य लक्षण के बारे में बताया है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात वो शब्द जो रमणीयता का प्रतिपादक है काव्य कहलाता है। ठीक है, इस प्रकार संस्कृत आचार्यों द्वारा बताए गए काव्य लक्षण के बाद अब हम लोग पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षण को देख लेते हैं। पाश्चात्य काव्य शास्त्रों द्वारा प्रस्तुत काव्य के लक्षणों को हम सामान्यतः दो वर्गों में विभक्त कर सकते हैं। पहला वस्तुपरक काव्य धारा और दूसरा रोमांटिक काव्य धारा। ठीक है, तो वस्तुपरक काव्य धारा जो है इसमें काव्य के बाह्य पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इस वर्ग में प्लेटो, अरस्तु, ड्राइडन, जॉनसन, कार्लाइल, मैथ्यू आर्नोल्ड आदि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण आते हैं। वैसे ही अगर रोमांटिक काव्य धारा का बात करें तो इस वर्ग में काव्य के आत्म तत्वों पर बल दिया जाता है और इस वर्ग में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शैली, लेहंट आदि विद्वानों द्वारा प्रस्तुत काव्य लक्षण आते हैं। तो एक एक करके सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो आचार्य हैं वो है प्लेटो। प्लेटो एक दार्शनिक, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने काव्य को सौंदर्य शास्त्र या काव्य शास्त्र की दृष्टि से न देखकर दार्शनिक और समाज सुधारक की दृष्टि से देखा। उनका मत है कि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। ठीक है, फिर काव्य तो इन भौतिक पदार्थों की भी अनुकृति है, अतः अनुकरण का अनुकरण होने के कारण त्याज्य है। अर्थात इन्होंने तो अपने समय में काव्य को त्याज्य ही बता दिया। ठीक है, उसके पीछे विशेष कारण है नहीं। उनका जो देश था उस समय कई युद्धों से गुजर चुका था। ठीक है, हालत अच्छी नहीं थी। तो ऐसे स्थिति में प्लेटो को लगता था कि अभी देश का उन्नति करना है ना, देश का सुधार करना, अर्थव्यवस्था को सुधारना ही पहला काव्य है। अभी हम लोगों को ज़्यादा काव्य वगैरह में रमना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उनकी धारणा है कि वो ऐसे भावों का संपोषण कराता है जो त्याज्य और हेय है। ठीक है, उनकी परिभाषा काव्य शास्त्र की दृष्टि से नहीं है, केवल कविता को आदर्श राज्य से बहिष्कृत करने के उद्देश्य से उन्होंने उसकी व्याख्या की है। ठीक है, अरस्तु। ठीक है, तो अगले जो आचार्य हैं अरस्तु, इन्होंने क्या कहा? तो इनके अनुसार पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर थ्रू द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो इमिटेशन का अर्थ क्या होता है? नकल, है ना। तो ये प्रकृति का नकल है, अर्थात काव्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। वह कवि के अनुकरण को भावनात्मक मानते हैं और स्वीकार करते हैं कि कवि अपनी संवेदना, अनुभूति, कल्पना, आदर्श आदि का प्रयोग करके अपूर्ण को भी पूर्ण बनाता है। अर्थात ये सीधे सीधे नकल नहीं है, इसमें जो कवि हैं तो उनका अपना आदर्श, अपना संवेदना, अपनी अनुभूति भी इसमें ऐड होता है। ठीक है, इस प्रकार अरस्तु की परिभाषा को और अधिक स्पष्ट शब्दों में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि कविता जीवन और जगत का कल्पनात्मक पुनः सृजन है। अब देख लेते हैं ड्राइडन का क्या मत है। इनके अनुसार पोएट्री इज आर्टिकुलेट म्यूजिक, अर्थात कविता स्पष्ट संगीत है। इस परिभाषा में काव्य के बाह्य लक्षण के भी केवल एक ही अंग संगीत तत्वों पर बल दिया गया है। ठीक है, अर्थात ये परिभाषा काव्य को परिभाषित करने का सही नहीं है, सिर्फ ये काव्य के एक अंग पर बल दिया गया है जो कि संगीत पक्ष पर बल दिया गया है। ठीक है, परंतु संगीत तो कविता का एक पक्ष है और बिना संगीत के भी काव्य लिखा जा सकता है। उन्होंने ही एक दूसरी परिभाषा दी है। इस अनुसार पोइट्री इज एन इमिटेशन ऑफ नेचर बाय पैथेटिक एंड न्यूमरस स्पीच। ठीक है, तो यह कविता भी मौलिक न होकर अरस्तु के परिभाषा पर ही आधारित लगती है।
ड्राइडन के दोनों परिभाषाओं में कविता के बाह्य पक्ष पर ही बल दिया गया है, उसके आत्म तत्वों की ओर एकदम ध्यान नहीं दिया गया है। डॉक्टर जॉनसन के अनुसार पोएट्री इज अ मैट्रिकल कंपोजिशन, ठीक है, अर्थात कविता छंदमयी वाणी है, ठीक है। तो यह कविता का लक्षण न बताकर एक पद्य का लक्षण बताते हैं, अर्थात जिसमें हम लोग छंद का बात करते हैं, ठीक है। तो उनके अनुसार कविता छंदमयी वाणी है, और हम जानते हैं कि छंद के बिना भी कविता का रचना किया जा सकता है ना। जैसे निराला ने बहुत सारे ऐसे छंद मुक्त कविताओं का रचना किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। इनके अनुसार पोएट्री इज एट बॉटम अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, जीवन की आलोचना है, ठीक है, अर्थात कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, ठीक है। तो इन्होंने जीवन की आलोचना ऐसा कहा। वैसे ही अगर कार्लाइल का बात करें तो इनके अनुसार पोएट्री वी कॉल म्यूजिकल थॉट, ठीक है, अर्थात काव्य संगीत पूर्ण विचार को कहते हैं, ठीक है। ये सारी परिभाषाएं कुछ कुछ अधूरी लगती है, ठीक है, आगे क्लियर होगा कि इसका संपूर्ण परिभाषा क्या होना चाहिए, ठीक है। वर्ड्सवर्थ है ना, जो रोमांटिसिज्म या रोमांटिक काव्य धारा के प्रतिपादक थे, ठीक है। तो उनके अनुसार कविता शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, ठीक है। तो ये भी परिभाषा भी अधूरा है ना, काहे कि ये सिर्फ शांति के क्षणों में ही स्मरण किए गए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन होगा, ये कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरी परिस्थितियों में भी काव्य की रचना की जा सकती है, ठीक है। वैसे ही अगर कॉलरिज का बात करें तो इनके अनुसार बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर, ये उन्होंने कहा है, अर्थात उत्तम शब्दों के उत्तम रचना विन्यास को कविता कहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं पीवी शैली, इन्होंने क्या कहा है। इनके अनुसार पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड द बेस्ट माइंड, अर्थात कविता सर्व सुखी और सर्वोत्तम मनों के सर्वोत्तम तथा सर्व सुखपूर्ण क्षणों का लेखा है, ठीक है। वैसे ही आईए रिचर्ड्स, इनके अनुसार काव्य अनुभूति है, जीवनानुभूति है, ठीक है। टीएस इलियट के अनुसार रचनाकार जितना ही उत्कृष्ट होगा उसमें भोक्ता और स्रष्टा का अंतर उतना ही स्पष्ट होगा। उन्होंने कला को निर्वैयक्तिक घोषित किया और कवि मानस को काव्य रचना का माध्यम माना, ठीक है। अब हम लोग आधुनिक हिंदी साहित्य में विद्वानों द्वारा प्रतिपादित काव्य लक्षणों को देख लेंगे। हिंदी काव्य शास्त्र का आरंभ द्विवेदी युग से होता है। आदिकाल और भक्ति काल में काव्य के स्वरूप, संरचना आदि पर विधिवत विचार नहीं हुआ। आप जानते हैं कि भारतीय हिंदी साहित्य में जो प्रारंभिक काल है जिसको हम लोग आदिकाल बोलते हैं, फिर भक्ति काल, आगे रीतिकाल और उसके बाद आधुनिक काल आता है। आधुनिक काल के बाद द्विवेदी युग आता है जिसमें काव्य लक्षण पर विधिवत विचार हुआ है ना। ऐसे भक्ति काल में तुलसीदास के कतिपय कथनों में काव्य लक्षण और काव्य प्रयोजन के कुछ संकेत मिलते जरूर हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है। रीतिकालीन कवियों ने भी स्वयं को आचार्य भले ही कहा हो, रीति ग्रंथ या लक्षण ग्रंथ भले ही लिखे हों, पर उन्होंने भी स्वतंत्र चिंतन नहीं किया। उनकी रचनाएं संस्कृत काव्य शास्त्र की नकल मात्र है, ठीक है। तो रीतिकालीन जो परिस्थितियां थी तो उस समय अधिकतर जो कवि थे वो दरबारी कवि थे, अपने राजा या सामंतों को खुश करने के लिए ही कविता का रचना करते थे, तो उन्होंने भी स्वतंत्र चिंतन इस बारे में नहीं किया, है ना। आचार्य मम्मट और विश्वनाथ आदि की उक्तियों का ही रूपांतरण है ना। तो ये जो मम्मट और विश्वनाथ ये संस्कृत आचार्य थे, तो रीतिकाल के कवियों ने इनके ही बातों का रूपांतरण किया या नकल किया कहा जा सकता है, ठीक है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
आप जानते हैं कि द्विवेदी युग के जो प्रतिपादक थे वे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो उनके लेखों तथा रसज्ञ रंजन नामक पुस्तक में कविता के संबंध में कुछ विचार व्यक्त किए गए हैं। उन्होंने कविता को समाज तथा सामाजिकता से जोड़ा। उनका विचार है कि कविता की भाषा बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, पद्य और गद्य की भाषा एक होनी चाहिए। ठीक है, ये भी बात है उस समय द्विवेदी युग के समय तक कि गद्य की भाषा लगभग खड़ी बोली थी, लेकिन पद्य की भाषा तब भी व्रज भाषा चलता था, है ना। तो वो चाहते थे कि पद्य और गद्य का भाषा एक ही हो। कविता को सादा तथा प्रत्ययमूलक और राग युक्त होना चाहिए। कवि को यथार्थ का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। कल्पना का प्रयोग भी होना चाहिए, अर्थात ऐसा काव्य हो जिसमें यथार्थ को अधिक ध्यान में रखा जाए। हाँ, कवि का कल्पना का भी प्रयोग हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल पहले हिंदी के विद्वान हैं जिन्होंने कविता के संबंध में मौलिक, गंभीर एवं सुचिंतित विचार व्यक्त किए हैं। वह एक और संस्कृत काव्य शास्त्र के ज्ञाता थे तथा दूसरी ओर पश्चिम के विद्वानों के विचारों से भी परिचित थे। अब जानते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक महान विद्वान थे, है ना, प्रकांड पंडित थे। साथ ही वे जो हमारे भारत का जो निबंध बोलते हैं तो निबंध के सर्व प्रमुख रचनाकार माने जाते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या कहा देख लेते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ठीक है, अर्थात हृदय की मुक्त अवस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। ठीक है, इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना, तो इनके अनुसार कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। ठीक है, वर्ड्स ने भी इसी तरह का कथन कहा था, है ना। तो ये जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, आप जानते हैं छायावाद के प्रमुख स्तंभ हैं ना, तो इन्होंने भी हृदय का उच्छ्वास को ही कविता माना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद ये भी छायावाद के एक मूर्धन्य कवि थे। तो इनके अनुसार काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेयी रचनात्मक ज्ञानधारा है। तो इनके अनुसार काव्य एक श्रेयमयी प्रेयी रचनात्मक ज्ञानधारा है। ठीक है, गजानन माधव मुक्तिबोध, है ना, तो इनके मुक्तिबोध के अनुसार कि काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। वैसे ही डॉक्टर रामविलास शर्मा, है ना, ये भी अपने आलोचना के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए ना। तो ये प्रकांड विद्वान थे। इनके अनुसार साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। तो इन्होंने बहुत ही अच्छा परिभाषा दिया काव्य के बारे में। ठीक है, अज्ञेय के अनुसार, तो अज्ञेय कहते हैं कि काव्य सबसे पहले शब्द हैं और सबसे अंत में भी यही बात बच जाती है कि काव्य शब्द है। शब्द का ज्ञान, शब्द की अर्थवत्ता की सही पकड़ ही कृतिकार की कृति बनाती है या कृतिकार की कृति को बनाने में मदद करती है। ध्वनि, लय आदि सभी प्रश्न इसी से निकलते हैं और इसी में विलय होते हैं। ठीक है, तो ये कहा अज्ञेय ने, है ना। प्रेमचंद सीधे शब्दों में कहा काव्य जीवन की आलोचना है। ठीक है, गिरिजा कुमार माथुर के अनुसार कविता जटिल संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। वैसे ही अगर देखा जाए सभी परिभाषाओं को एक साथ किया जाए तो हम लोग ये देखते हैं कि जैसे जैसे युग बदलता है तो वैसे वैसे काव्य का परिभाषा का भी बदलाव होते रहता है। ठीक है, लोगों के सोच के बदलाव के साथ साथ काव्य के परिभाषाओं में भी लगातार बदलाव होते गया। ठीक है, तो इस प्रकार
काव्य की परिभाषाओं में द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, सभी युग में कवियों आलोचकों ने अपने युग के अनुसार बदलाव करते रहे। आज की कविता में अनुभूति का महत्व को स्वीकार किया गया है, परंतु उसका अर्थ परंपरागत नहीं है, वो छायावादी काव्य की अनुभूति से भिन्न है। साथ ही आज कविता को शाब्दिक संरचना माना जाता है, जिसे निर्वैयक्तिक शब्द व्यापार कहा जाता है। वह रोमानी भाव बोध का निषेध करती है। वह हृदय की मुक्त अवस्था न होकर बुद्धि प्रेरित है, जिसमें भाव के साथ विचारों का भी महत्व होता है। आज माना जाता है कि कविता पाठक को रिझाती नहीं, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन नहीं करती, बल्कि वो पाठक के मन को प्रश्नानुकूल बनाती है, खिंचाती है, चैन भंग करती है। उसमें शब्द और अर्थ का तनाव होता है। वो तनाव नए अर्थ सौंदर्य और अर्थ संदर्भ को जन्म देता है। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में काव्य लक्षण पर चर्चा किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे इस चैनल में हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।